मंच, शब्दों का संसार। अब मुझे याद भी नहीं है कब से है, बचपन से है, 61 साल से, 1963 से। और उर्दू इतनी खूबसूरत, इतनी शीरीं ज़बान है कि इसको किसी भी मज़हब के साथ मुंसलिक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, बहुत बड़ी बात। मैं अपने तारुफ में 4 मिसरे पढ़ूँगा, अपने तारुफ में 4 मिसरे यूँ पढ़ूँगा कि यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। तेरी आँखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। अब ये आँखों की खूबसूरती है या उर्दू की खूबसूरती है, मैं आपको थोड़ा सा निराश भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इलाके की इकलौती हसीन पर मैं शेर नहीं कहता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ भी आऊँगा जो जिस किस्म का मेरे सामने हुजूम है मैं देख रहा हूँ। तो तेरी आँखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। और बात उर्दू की मैं करता हूँ, उर्दू और हिंदी कोई अलग अलग नहीं है। सबसे पहली बात ये समझने की, कोई अगर उर्दू की बात करता है तो बिल्कुल ये नहीं समझने का कि वो हिंदी की मुखालफत में या उसके विरोध में करता, सिर्फ लिपि का अंतर है। उर्दू इस मुल्क में जन्मी है, इस मुल्क में पैदा हुई है। और वैसे मैं स्टूडियो से जुड़ा हूँ, तो मैं फ़िल्में बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, करीब 1 घंटे की। शॉर्ट फिल्म तो नहीं कह सकते, 1 घंटे की। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि उर्दू कहाँ से आई। पहले जो आक्रांता आए, इन्वेडर्स आए, वो अपने जेबों में, थैलों में ड्राई फ्रूट भर के लाते थे, क्योंकि बनाने का झंझट ना हो। जेब में भर के मेवे ले आते थे, पानी मिल जाता था, और 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह के कुछ अपना सामान यहाँ से समेटा, लूट मार करके चले जाते थे। लेकिन जब उन्हें इस सरज़मीन से मोहब्बत हो गई, यहाँ बसने का उन्होंने इरादा किया, तो अपने लश्कर, उर्दू शब्द जो है वो उर्दू ज़बान का नहीं है। मज़े की बात, उर्दू टर्किश वर्ड है, तुर्की का, और फ़ौज के लिए इस्तेमाल होता है, लश्कर के लिए। तो वो जब यहाँ इस सरज़मीन की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुए, तो अपने ख़ेमों में अपने साथियों के साथ तो अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली में बात कर लेते थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उर्दू के। अरबी के अल्फाज हैं, फ़ारसी के हैं, टर्किश हैं, पुर्तगाली हैं और हिंदी हैं। तो आपस में तो बात कर लेते थे, लेकिन जब यहाँ रहेंगे तो नून तेल लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिंदी के साथ जब उसकी आमेज़िश हुई, ख़ास तौर से जो हिंदी की क्रियाएँ हैं उनके साथ, तो उर्दू का जन्म यहीं मेरठ, यहीं दिल्ली, यहीं हुआ। बाद में वो दक्कन और वो ठीक है, वो सब जगह फैली है, और उसने विदेशी प्रभाव भी ग्रहण किया वो। लेकिन उसको एक तरह से ऐसे नकारना। और दूसरी बात एक और है कि हम जब कभी व्हेनेवर वी इंटेंड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो हमें उस लैंग्वेज का डिक्शन, उसकी वोकैब पढ़नी पड़ती है। अब ये है, इसे फ्रेंच में तो कुछ और कहते होंगे, इसे कुछ और कहते होंगे, इसे कुछ और कहते होंगे, जर्मन में कुछ और कहते होंगे, होंठ को, दांत को, आंत को कुछ और कहते होंगे। तो आपको 2 काम करने पड़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो बच्चों का रुझान देखा है, गज़लों की तरफ देखा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे सामने यहाँ सागर डंगवाल है, जिसने उर्दू लिपि पढ़ने के बाद गज़लों की तरफ आने की कोशिश की है। बहुत अच्छे ढंग से उर्दू लिपि को पढ़ता है, गज़लें कहता है। तो कोई भी भाषा हो, एक नई दुनिया खुलती है आपके सामने। कोई भी भाषा आप सीखें, कोई बुराई नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो उस ज़बान की जो टर्मिनोलॉजी है, इसको क्या कहते हैं, जर्मन में क्या कहते हैं, रशियन में क्या कहते हैं, फ्रेंच में क्या कहते हैं, लैटिन में क्या कहते हैं, हर एक के लिए अलग शब्द होगा। और दूसरा, हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, लिपि की बात आती है। उर्दू में एक ख़ास बात यह है कि
दफ्तर कहो, कमीज़ कहो, हाथ कहो, पैर कहो, फ़र्श कहो, बर्फ़ कहो, सब उर्दू के अल्फाज हैं जो आपको आते हैं। तो बहुत हद तक एक मसला तो हल हो जाता है आपका। काम अब कम रह जाता है लिपि को सीखने का, और लिपि में भी सिर्फ 2, 4, 5 नियम हैं। सागर बताएंगे, ज़्यादा नियम है नहीं, देखने में कीड़े मकोड़े से लगते हैं, लेकिन जब उसे सीखना चाहें तो बहुत आसान है। तो मैं, चूँकि मुक़द्दस खुशबुएँ तेरे बदन की, तेरी हर एक अदा को तोलती हैं, तो किस तहज़ीब की पाली हुई है, तेरी आँखें भी उर्दू बोलती हैं। तो दोस्तों, ये वो ज़बान है जो आँखों की ज़बान है, जो दिल की ज़बान है, जो मोहब्बत की ज़बान है। और मैंने चूँकि पहले ही अपना नाम बता दिया, मेरा पिछले दिनों एक जगह इंटरेक्शन था और वो विश्व हिंदू परिषद से थे। बहुत बड़ा नाम है, नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने उन्हें पहले बता दिया कि मैं उर्दू के बारे में बात करूंगा, लेकिन मेरा नाम ओम प्रकाश खरबंदा है, क्योंकि एक हमारे अंदर एक कमज़ोरी है, बड़ी जल्दी हम पिक्चर बना लेते हैं। तो ये तो मेरा थोड़ा सा मेरा परिचय रहा, और अब बात करते हैं। आपने कहा कुछ पंक्तियाँ तो जो मुझे याद आती हैं। एक सहेली को भेजकर उसने, अब सामने बैठे हैं तो वो फिर जाहिर है फिर उस तरह की बात आई। बहुत संजीदा बात आज मैं नहीं करूँगा, बहुत संजीदा बात नहीं करूँगा, आपके मतलब तक आपको ले जाऊँगा। एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो। निहाल भाई सहेली को ही भेजा, अभी खुद नहीं आए। एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो, अब भी है क्या तुम्हारा हाल वही, अब भी क्या शेर वेर कहते हो। तो कुछ शेर वेर आपके सामने रखूँगा मैं। एक मंज़र सोचा है उनको सोते हुए देखकर। एक और बात होती है, मैं थोड़ा सा रेखांकित करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जेंडर न्यूट्रल होता है। मीर ने बहुत बड़ा शेर कहा, मीर साहब ने, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि हम कहें कि वो आई बज़्म में, ये परंपरा नहीं है। अगर मीर ये कहते कि वो आई बज़्म में, तो ये शेर आज से कई सौ साल पहले मर चुका होता। मैं थोड़े से एक परंपरा की बात कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, जो आप लोग लिखते हैं आप बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, मैं एक अपनी धारा की बात करता हूँ। तो एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो, अब भी है क्या तुम्हारा हाल वही, अब भी क्या शेर वेर कहते हो। तो सवाल ये है कि ऐसा तो उन्होंने पूछ लिया, हमने एक मंज़र का तसव्वुर किया किसी को सोते हुए देखकर कि कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नज़र, कुछ कुछ चमक सी पलकों पे आती तो है नज़र, शायद वो देखते हैं कोई दिल नशीन ख्वाब, अब और दाद क्या दूँ मैं अपने नसीब की, वो सो रहे हैं सीने पे रखकर मेरी किताब, वो सो रहे हैं। अब और दाद क्या दूँ मैं अपने नसीब की, वो सो रहे हैं सीने पे रखकर मेरी किताब। सीने पे किताब रख के मतलब पढ़ते पढ़ते आपकी किताब, आपके अशार पढ़ते हुए, आपकी नज़्म, आपकी कविता, आपका गीत पढ़ते हुए कोई नींद के आगोश में चला जाता है तो और क्या चाहिए आपको। वो रात भर उन्हीं ख़यालों में रहेगा, सुबह जागेगा तो शायद उन्हीं ख़यालों के साथ जागेगा। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। मैं एक और किताब मेरे जहन में आ रहा है जो शायद आप लोगों पर भी गुज़रा हो, कि मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में। क्यों? शायद ये मंज़र आप पर गुज़रा हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में, दाद जिन गज़लों पे देता नहीं महफिल में कभी, गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में, गुनगुना। दाद क्यों नहीं देता, दाद महफिल में क्यों नहीं देता। बहुत सारी
लोकलाज होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। दाग साहब ने कहा कि दाग साहब की एक गज़ल है, उसका शेर आता है कि मेरे पास से गुज़रकर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। इसका ये मतलब नहीं है कि दाग साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो नहीं मानता साहब, अगर दूर जाके रोना होता तो मेरी तरफ देखा क्यों नहीं। ऐसा नहीं है, उनके साथ जो मजबूरियां हैं वो समझिए। आप जो बेबाकी से कहते हैं, मुझे एक गीत है, नज़्म है, आपने बहुत सुना होगा उसे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसको गीत नुमा गा दिया गया है, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊँगा, बहुत मशहूर हुआ। मेरे पास वो 2-3 आवाज़ों में हैं, किशोर कुमार की आवाज़ में भी है, प्रद्युमन शर्मा की आवाज़ में भी है, और एक पाकिस्तानी सिंगर की। मैं इसलिए इस बात का उदाहरण दे रहा हूँ कि बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो वो क्या कहता है कि देखिए, छोटी सी बात में क्या कुछ छिपा होता। शैलेंद्र साहब का एक गीत है, उन्होंने छोटी सी बात उठाई, नींद तुम्हें तो आती होगी। आप इतना ही सोच लें तो कितनी चीज़ें निकल के आती हैं कि नींद तुम्हें तो आती होगी, सारा मंजर सामने आता। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस नज़्म का एक बंद है कि इससे पहले कि बेकसी मेरी लबे खामोश को गिला कह दे, तेरी मजबूरियाँ ना देख सके और दिल तुझको बेवफा कह दे। आगे की जो लाइन है, आगे की लाइन, कैसेट प्लेयर का ज़माना था, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड रहा है पिछले 50 साल से, अब तो ख़त्म हो गया। कैसेट प्लेयर में मैं इसे फॉरवर्ड कर देता था। अब उससे क्या होता है, मैं ये भूल तो नहीं गया कि उसने क्या कहा, जहन से तो कोई आदमी शराब पी रहा है किसी गम की वजह से या कुछ, तो वो भूल तो नहीं जाता कि मैं क्यों शराब पी रहा हूँ। तो वो क्या था, बस मैं उसकी आवाज़ की जो तड़प थी वो विवेक भाई मैं सुन नहीं सकता था। कितना तड़प के उस लेडी ने उस आधे टुकड़े को बोला है, और वो आधा टुकड़ा मैं बहुत जगह कह चुका हूँ कि उस आधे टुकड़े में आशिक और माशूक की पूरी कथा, मैं जहनियत तो नहीं कहूँगा, पूरी कथा उसमें छुपी हुई है कि आशिक के हालात क्या हैं, आशिक कितना वोकल हो सकता है और माशूक को वोकल नहीं होना होता या उसकी मजबूरी होती है, और उसकी मजबूरी की हम इंटरप्रिटेशन दूसरे ढंग से कर लेते हैं। वो आधा टुकड़ा आप सुन लीजिए जो मैं नहीं सुनता था, मुझे मालूम था वो क्या कहेगी, लेकिन तड़प उसकी। इससे पहले कि बेकसी मेरी लबे खामोश को गिला कह दे, तेरी मजबूरियाँ ना देख सके और दिल तुझको बेवफा कह दे। जाने मैं बेखुदी में क्या पूछूं, आशिक जाने मैं बेखुदी में क्या पूछूं, जाने तू बेरुखी से क्या कह दे, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊं। मेरे कहने का मकसद क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है कि आज यहाँ बैठे हुए नौजवान मेरे सामने हैं, बहुत कम उम्र लोग हैं, लेकिन हम कम उम्र लोगों को का जो सृजन है, जो क्रिएशन है, उसको हम ये कह के उसे नलीफाई नहीं कर सकते कि ये तो बच्चा है। अभी बहुत सारी बातें किसी के भी जहन में आ सकती हैं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि किसी के भी जहन में मैं एक शेर सुनाता हूँ, इसमें फ़ारसी के अल्फाज हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना होगा लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा। मिर्ज़ा गालिब से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मिर्ज़ा गालिब को चाचा गालिब भी कहा जाता है। मेरा गहरा ताल्लुक़ निहाल भाई इसलिए है कि अभी 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है और 28 को मेरा होता है। तो ताल्लुक़ ये है। तो वो शेर है, मतलब थोड़े से अल्फाज मुश्किल लगेंगे लेकिन जब आप उसके मफ़हूम को, उसके भावार्थ तक पहुँचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। शरीर कहते हैं, पिछले ज़माने में सरकंडे की कलम होती थी, आप में से किसी ने देखी होगी या बच्चों ने, हाँ देखी। सरकंडे की कलम होती थी, वो जब कागज़ पर चलती थी तो एक सर की जो आवाज़ निकलती थी उसे शरीर कहते थे, और खामा फ़ारसी का शब्द है कलम के लिए। तो गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। नवा कहते हैं आवाज़ को, और देवताओं की आवाज़, यानी शरीर खामा जो है, जो कलम की जो सरसर की आवाज़ आती है वो देववाणी है, देववाणी है। और अगला मिसरा है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। गैब कोई अदृश्य शक्ति है
जो अदृश्य शक्ति है जो आपके पास ये मजमून, ये मफहूम, ये अभी दर्शन पर बहुत अच्छी कैसे कैसे, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कहा गया, बहुत अच्छा। तो ये जो ख्याल हमारे जहन में आ जाता है, कभी कभी आप खुद भी हैरान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। लेकिन कभी भी मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कभी भी इस वहम में नहीं पड़ना मैंने कुछ कर लिया। कीजिए ज़रूर, माध्यम आप ही बनेंगे, माध्यम आप ही बनेंगे, वाणी भी आपकी होगी, कलम भी आपका ही होगा, लेकिन ये कहाँ से कोई चीज़ आ जाती है उसका ख्याल हमेशा रखेंगे तो आपके कलम में, आपके सृजन में एक जो पाकीज़गी और एक पवित्रता का भाव है वो बना रहेगा। आप हो सकता है मेरी बात से मुत्तफ़िक़ ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सहमत होना, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा था। चलिए कुछ एक गज़ल के चंद अशार रखता हूँ, गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। इस गज़ल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि ये जाने कहाँ कहाँ, अब सिर्फ एक मिसरा टाइप कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोगों ने कहाँ कहाँ कोट किया उसे। आपने मुझे याद दिलाया, मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता। ये जो शेर है ये लागू होता है दोस्तों पर, परिवारों पर, हस्बैंड वाइफ पर, मुल्कों पर, सब जगह लागू होता है। साइकियाट्री की मेरे यहाँ बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर नंद किशोर, मेजर नंद किशोर साइकियाट्री के, वो कहते हैं कि साइकियाट्री की, मनोविज्ञान की बहुत सी समस्याओं का हल इस एक मिसरे में निकल आता है, मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तुम बात तो करते। मैं जिस ऑफ़िस में काम करता हूँ, मेरे ऑफ़िस का जो ईमेल है उसमें परमानेंट टेम्पलेट है, ये नीचे लिखे ही हुए हैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, किसी को टाइप नहीं करना पड़ता, वो अपना मैसेज लिखते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, ये उन लोगों की नवाजिश है। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, और घर से जो मेरे सोना या पैसा निकल आता, घर से जो मेरे सोना या पैसा निकल आता, किस किस से मेरा खून का रिश्ता निकल आता। घर से जो मेरे सोना या पैसा निकल आता, किस किस से मेरा खून का रिश्ता निकल आता, और मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकला, जैसा तुझे सोचा था मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। और तर्क ताल्लुक़ पे भी यहाँ बात हुई, संबंध विच्छेद पर, तो तर्क ताल्लुक़ पे बहुत शेर कहे गए हैं, और मुझे बेहतरीन शेर तो उनका लगता है। देखिए, मैं दूसरों के शेर क्यों बीच में ला रहा हूँ, हमें सब तरफ नज़र रखनी चाहिए, अपने क्रिएशन पर तो रखनी ही चाहिए, लेकिन ये दुनिया इतनी वसी है, इतनी बड़ी है कि हमें उस पर भी। फराज साहब का एक मतला है, और मैं समझता हूँ संबंध विच्छेद पर, तर्क ताल्लुक़ पर वो बेहतरीन शेर है कि तर्क ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि फिर कभी सोया न तू न मैं। ये बहुत बड़ा शेर है। तो मैं तर्क ताल्लुक़ पर आ रहा था कि मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, टुकड़े कर दिए हैं दोस्तों, टुकड़े कर दिए हैं, अभी फेंके नहीं हैं, क्योंकि जोड़ने की बात तो अभी कर रहा हूँ ना, अगर फेंक दिए होते तो मैं जोड़ने की बात क्यों करता। तो ये भी एक पहलू है कि टुकड़े करने के बाद भी रखे हैं। मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, मुश्किल था कि वो पहला सा चेहरा निकला। मैं जोड़ तो देता, घर से जो मेरे सोना या पैसा निकल आता, किस किस से मेरा खून का रिश्ता निकल आता, मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, मुश्किल था कि वो पहला सा चेहरा निकल आता, और मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। और बस और तो क्या होना था दुख दर्द सुनाकर, बस और तो क्या होना था दुख दर्द सुनाकर, यारों के लिए एक तमाशा निकल आता, यारों के लिए एक तमाशा निकल आता। शुक्रिया। और एक शेर, आप शायरी से, गज़लों से आपका ताल्लुक़ है, इसके काफ़िए पे ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटा सा लफ्ज़ है जिससे काफ़िया बनाने की, मामूली लफ्ज़ है, काफ़िया बनाने की कोशिश की। वो देखिए कि ऐसा हूँ मैं, ये मेरी किताब का भी नाम है, सागर निगम,
मेरी किताब का भी नाम है ऐसा हूँ मैं। ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में। काफिया देखिएगा भाई कि ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में, सोचो तो अगर मैं कहीं वैसा निकल आता। बहुत ओपन है कि मैंने पहली गज़ल में तो पहली तो गज़ल ही यही है इसमें ऐसा हूँ मैं, लेकिन इस शेर को अलग से हाईलाइट किया है उर्दू में भी और हिंदी में भी कि ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में, सोचो तो अगर मैं कहीं वैसा निकल आता। और मक्ता इस गज़ल का यूँ है कि अच्छा हुआ परखा नहीं अंबर को किसी ने। अच्छा, अंबर लफ्ज़ भी, अमन आप शायरी करते हैं, आप अंबर लफ्ज़ से परिचित हैं? कितने लोग परिचित हैं बताएं? अंबर माने जी आपका मैं ये थोड़ा सा इसमें और एडिशन करना चाहूँगा। मैं इसे कट नहीं कर रहा हूँ, नलीफाई नहीं कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हिंदी में अंबर शब्द संस्कृत से आया है, आकाश, व्योम, वस्त्रों के लिए भी आता है, दिगंबर, पीतांबर, श्वेतांबर, है ना, दिशाओं के लिए भी आता है। लेकिन मेरा ये जो नाम है ये अरेबिक है, यानी उर्दू का समझ लीजिए। ये हाईली फ्रेग्रेंट एक चीज़ होती है, जैसे कस्तूरी होती है इस तरह हाईली, उसको अंबर, आपने इत्रे अंबर सुना होगा, आपने जुल्फ़े अंबरी सुना होगा, माशूक की जुल्फ़ों के लिए कहा जाता है, तो ये अंबर वहाँ से आया है। तो अच्छा हुआ परखा नहीं। देखिए हमारी ये भी एक उपलब्धि होती है, हम कहीं बैठते हैं तो हमें कोई अच्छा ख्याल मिल जाए, कोई नया शब्द मिल जाए, उसको फ़ौरन लपक लेना चाहिए, ज़रूर, किसी भी भाषा का हो। और मैं नहीं हूँ कोई लफ्ज़ देने वाला, कहीं से भी, एक छोटे बच्चे से भी मिल सकता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं। तो अच्छा हुआ परखा नहीं अंबर को किसी ने, क्या जानिए क्या शख्स था, कैसा निकल आता, मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता। तुम बात तो करते, मैंने एक गज़ल में कहा कि जहाँ में हर बशर मजबूर हो ऐसा नहीं होता, हर एक राही से मंजिल दूर हो ऐसा नहीं होता। और उसमें मैंने मक्ता यूँ कहा है कि कभी पीता है अंबर ज़िंदगी के गम भुलाने को, वो हर शब ही नशे में चूर हो ऐसा नहीं होता। तो अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पहचान तो बतानी चाहिए। अब इत्तफाकन ये किताबें सामने आ गई तो मैं आपको एक नई विधा के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा वक्त और लूँगा। उर्दू शायरी की एक विधा है जिसे मुखम्मस कहते हैं, और मैंने तो इन्वेंट नहीं किया, मैंने री इन्वेंट किया है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। री इन्वेंट इस तरह से किया है कि मुखम्मस एक ऐसी विधा है जिसको शायरों ने भुला दिया था। किसी ने 5 मुखम्मस कहे, किसी ने 10 कहे, किसी ने 8 कहे। तो वो इस तरह से किताबों में छपे हैं कि एक किताब है जिसमें, एक किताब ले ली जिसमें कुछ गीत है, कुछ गज़लें हैं, कुछ दोहे हैं, कुछ क़तात हैं और कुछ मुखम्मस भी हैं। मेरी किताब, आपकी दुआएं चाहूँगा, मेरी किताब उर्दू और हिंदी में आई है मुखम्मस पर। इसमें 100 मुखम्मस हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। तो मैं इस किताब की वजह से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या होती है, ताकि आप लोग भी इस पर काम करें। जब से ये किताब आई है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में पहली किताब है अपनी तरह की, तो जो मुकम्मल है, इसमें कुछ और नहीं है मुकम्मस के अलावा। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप भी सृजन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक शेर किसी का लेकर उसमें 3 टुकड़े और लगाने होते हैं, 3 मिसरे। लेकिन 3 मिसरे लगाने बहुत मुश्किल नहीं है। जो भी गज़ल से या शायरी से जो थोड़ा भी लगाव रखता है वो काफ़िया और रदीफ़ तो मिला ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर कहा है तो मिर्ज़ा गालिब 2 पंक्तियों के बजाय 5 में कहते तो कैसे कहते। यानी कि आपको वो भाव भूमि भी वही रखनी पड़ेगी, वो जो उसका कंटेंट है वहीं तक जाना पड़ेगा। आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 आपको ये सुनाता हूँ। तो शेर सुनते ही आपके जहन में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा।
इस भरी दुनिया में तन्हा कर दिया, जाने किस किस दर पे रुसवा कर दिया, क्या थे हम इसने हमें क्या कर दिया। 3 लाइन ये मेरी हैं, आगे अब हमारे चचा आएंगे, ये भतीजे की 3 लाइन हैं। इस भरी दुनिया में तन्हा कर दिया, जाने किस किस दर पे रुसवा कर दिया, क्या थे हम इसने हमें क्या कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे। मुहम्मद की एक ख़ास बात होती है कि जब आप ओरिजिनल शेर आएगा जिस पर हमने मेहनत की है तो आप अपने आप समझ जाएंगे। इससे नुकसान भी हुआ, इस किताब के आने से नुकसान भी हुआ, क्योंकि 100 चुनिंदा शेर तो मैंने ले लिए, अब और जो भी काम करेगा तो उसको थोड़ी और तलाश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बहुत ख़जाना है, लेकिन मैंने ले ली। ज़ौक़ साहब की एक गज़ल है, तो उसका मतलब मैंने लिया है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अब ये इसमें क्या बात है, इसमें आपको तीन पंक्तियाँ तो लगानी हैं, 3 मिसरे तो लगाने हैं, लेकिन ऐसे लगाने हैं। उन्होंने कहा कि अब तो घबरा के ये कहते हैं मर जाएंगे, तो मर जाने का तस्वुर जहन से आपके हटना नहीं चाहिए। हम यही कहते हैं ना, यार मर जाएंगे तो हर चीज़ से यार छुट्टी मिल जाएगी, यार बहुत मुसीबत है, छोड़ो यार, मर जाएंगे बस जान छूट जाएगी। तो आप सुनिए कि 3 मिसरे के ज़ख्म जितने भी मिले दुनिया से भर जाएंगे, है ना, मर जाएंगे तो यही होगा। ज़ख्म जितने भी मिले दुनिया से भर जाएंगे, हर मुसीबत से बहरहाल गुज़र जाएंगे। और तीसरा मिसरा मेरी तरफ आप देख ही रहे हैं, मेरी तरफ देख के ही सुनिएगा। ज़ख्म जितने भी मिले दुनिया से भर जाएंगे, हर मुसीबत से बहरहाल गुज़र जाएंगे, देर से फिरते हैं परदेश में घर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया। तो ये चूँकि इस विधा से आपका परिचय नहीं था, तो ये विधा कैसी लग रही है आपको? अट्रैक्टिव लग रही है, इसमें अट्रैक्शन लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस पर काम करें। एक मुनव्वर राना साहब ने एक शेर कहा है, उसमें उर्दू शायरी के हिसाब से मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बड़े एहतराम से उनका नाम लेता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने शेर में बड़ी सपाट बयानी से काम लिया। बिल्कुल प्लेन मिसरा है कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, है ना, तो सो जाते हैं फुटपाथ पे। मैंने उसको विस्तार दिया साहब, कैसे सो जाते हैं। 3 पंक्तियाँ मुझे और मिल गई विस्तार देने के लिए। रख लेते हैं एक हाथ को तकिया सा बनाकर। मजदूर क्या करता, फुटपाथ का तस्वुर कीजिए आप। रख लेते हैं एक हाथ को तकिया सा बनाकर, दिन भर की थकन को वहीं पहलू में सुलाकर, हालात को हालात की सूली पे चढ़ाकर सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कबीर। दोस्तों, इसमें कुछ मज़े के भी शेर हैं, लेकिन एक शेर ऐसा है जो मैं बड़े दुख, बड़े मलाल के साथ पढ़ता हूँ, बहुत मलाल के साथ, लेकिन शायरी की बात है तो उस पर नज़र तो रखना है ना, समाज पर नज़र तो रखनी ही होती है। बड़े मलाल के साथ पढ़ता हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा इसे। साहिर साहब का शेर ले रहा हूँ। जो रूह को भी छलनी कर दे, उसको ऐसा आज़ार दिया। आज़ार बहुत दारुण दुख को कहते हैं। जो रूह को भी छलनी कर दे, उसको ऐसा आज़ार दिया। एक चोट नई, एक टीस नई, एक ज़ख्म नया हर बार दिया। बदनामी का, गुमनामी का, ज़िल्लत का एक संसार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया। जब जी चाहा मसला, जब